So today we are going to start new chapter, statistics. फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए. देखिए स्टैटिस्टिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो. वैसे तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले तो मेरे को बताओ, आपने कीवर्ड सुना होगा डाटा. डू यू नो व्हाट इज दिस डाटा या ऑब्जर्वेशंस? सुने ये वर्ड्स? समझो इस चीज को. सपोज करो कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो 40 स्टूडेंट्स जो हैं, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूं, मैंने क्या किया, सब बच्चों के बोले कि भाई अपने अपने टेस्ट में मैथ्स में कितने मार्क्स आए उसकी एक लिस्ट तैयार कर दो, ठीक है? तो उस लिस्ट को मैं कितनी तरीके से बना सकती हूं? मैं एक तो ऐसे बना सकती हूं कि मैंने एक तरफ लिखा रोल नंबर, एक तरफ लिख दिए मार्क्स आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 40, है ना? एक तो तरीका ये हो सकता है मेरे पास. तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग? I am observing the marks obtained by each student in a class test, है ना? तो जो मार्क्स होंगे, जो भी यहां पर मार्क्स आएंगे, what they are called? Observations. They are called observations. क्योंकि ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूं. या मैं कहूंगी मैंने क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और मैंने कहा कि भाई अपनी अपनी हाइट मेजर करो, उसकी एक लिस्ट बना के दो. तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हो? रोल नंबर लिखूंगी मैं या नाम लिखूंगी और उनकी हाइट लिख दूंगी उनके सामने. तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग? व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग? द हाइट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो तब ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगी? द हाइट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. अभी इस केस में व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. या मैंने कहा कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, मैंने कहा कि भाई अपना अपना ब्लड ग्रुप लिख दो. तो जो ब्लड ग्रुप होगा मैं वो ऑब्जर्व कर रही हूं, तो ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे? ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे. बात समझ आ गई? तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्हाट आई वांट टू ऑब्जर्व, जो मुझे कहा गया है ऑब्जर्व करने के लिए या जो मुझे कलेक्ट करने के लिए कहा गया है. तो ये जो नंबर्स आते हैं मेरे पास, ये जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, इनका जो कलेक्शन होता है ना, दैट इज द डाटा. तो दैट मीन्स डाटा इज द कलेक्शन ऑफ observations which provides some information. Some information. Note it down. ऑब्जर्वेशंस का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड डाटा. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट. सपोज मुझे दे रखे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 10 दे रखे हैं. सपोज किसी के 7 है, किसी के 3 है, किसी के 5 है, किसी के 8 है, किसी के 9 है, किसी के 10 है, किसी के 10 है, किसी के फिर से 9 है, किसी के 7 है, किसी के 6 है. ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? जितने स्टूडेंट्स हैं. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? दीज आर 10 ऑब्जर्वेशंस. दीज आर 10 ऑब्जर्वेशंस, राइट? ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, इसका मतलब ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनमें से आप देख रहे हो कि 10 2 बार रिपीट कर रहा है, 9 2 बार रिपीट कर रहा है, 7 2 बार रिपीट कर रहा है, और बाकी के अलग अलग हैं. तो ऑब्जर्वेशंस में रिपीट. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब बात आती है कि इन ऑब्जर्वेशंस को हम कितने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हम इन ऑब्जर्वेशंस का क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम जो इन ऑब्जर्वेशन से हम निकाल सकते हैं.
ठीक है, तो 2-3 तरीके होते हैं। ये जो मेथड होता है सिंपली अलग अलग हमने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, ये सिंपल, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा, रॉ डाटा या अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, जिसमें मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग ऐसे ही लिख दिए, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है मैंने उतनी बार ही लिख दिया उस नंबर को। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है जिसमें एक तरफ तो मैं लिखती हूं ऑब्जर्वेशन टेबल की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी तरफ मैं लिखती हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका एक अनदर नाम होता है फ्रीक्वेंसी। कोई पर्टिकुलर डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डाटा। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, जो मैंने डाटा ऊपर लिखा है, इसमें सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं पहले लिख रही हूं, लाइक 3, उसके बाद उससे बड़ा 5, उसके बाद उससे बड़ा 6, then 7, then 8, then 9, then 10। यही ऑब्जर्वेशंस। आप बता सकते हो 3 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है, इसका मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि सिर्फ एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स है, राइट। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, इसका मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स है, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। 6 कितनी बार आ रहा है? 1। 7 कितनी बार आ रहा है? 2। 8 कितनी बार आ रहा है? 1। 9 कितनी बार आ रहा है? 10 कितनी बार आ रहा है? 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेबल बनी है, ये टेबल ये आती है अंडर ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। और क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन के ग्रुप नहीं बनाए। बात समझ आ गई? अब इसी डाटा को अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक तरफ मैंने लिखा ऑब्जर्वेशंस, और वो ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर क्या है? मार्क्स हैं, और एक तरफ लिखा मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, समझ रहे हो? तो ऑर्गेनाइज्ड में जब हम इन मार्क्स को अगर मैं एक रेंज की फॉर्म में लिख दूं, लाइक कितने बच्चों के मार्क्स 1 से लेकर के 5 के बीच में, कितने बच्चों के मार्क्स, या ऐसे लिख लिया 1 से लेकर के 3 तक है, 4 से लेकर के ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 से 2 तक की रेंज में कितने बच्चों के मार्क्स हैं जिनके मार्क्स 1 है या 2 है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 1 या 2 है? 0। कोई भी नहीं है, तो उसके फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 या 4 है? एक ही स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 5 या 6 हैं? 5 एक बच्चे के हैं, 6 एक बच्चे के हैं, तो 2 स्टूडेंट हो गए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 या 8 हैं? 7 मार्क्स हैं 2 बच्चों के, 8 मार्क्स है एक बच्चे का, कितने हो गए? 3 हो गए। कितने स्टूडेंट हैं जिनके 9 या 10 मार्क्स हैं? 2 बच्चों के 9 है, 2 बच्चों के 10 है, 4 हो गए। अब जरा देखना इनका टोटल कितने स्टूडेंट बन रहे हैं। टोटल 10 स्टूडेंट्स बन रहे हैं कि नहीं? यहां तक क्लियर है? क्लियर? तो जिसमें ऑब्जर्वेशन को हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं,
दिस पर्टिकुलरली इज कॉल्ड, आता ये भी उसी कैटेगरी में है ऑर्गेनाइज्ड डाटा में, बट क्योंकि हमने यहां पे ऑब्जर्वेशंस को इंटरवल की फॉर्म में लिखा है तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। अंडरस्टैंड? अब तीनों में डिफरेंस एक बार लास्टली समझ लो अच्छे से। जिसमें अलग अलग सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऐसे कॉमा लगा के दिए हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है? जिसमें टेबल की फॉर्म में है, एक साइड लिखा है ऑब्जर्वेशन, दूसरी साइड लिखी है उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड डाटा। बट है ये ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि हमने इसको टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया। अंडरस्टैंड? और जिसमें ऑब्जर्वेशन के क्लास इंटरवल दे रखे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डाटा। गॉट इट और नॉट? क्योंकि अगर ये बेसिक चीज समझ आ गई तो आपको फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लाइक अगर मैं मीन की बात करूं यानी एवरेज की बात करूं तो एवरेज के लिए मैं इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाऊंगी, इस कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला लगाऊंगी, और अगर ये कंडीशन होगी तो अलग फॉर्मूला चलेगा। जब एवरेज निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं, सो हाउ वुड यू नो कि किस क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो वो कैसे पता चलेगा? जब आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पहचान हो जाएगी कि ये डाटा किस टाइप का है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रही हूं, अब आप मुझे बताओगे कि वो कैसा डाटा है। ठीक है? मैंने एक तरफ ऐसे लिखा, रोहन, श्याम, कमल, रिद्धि, विनायक, सौरभ, और यहां पे मैंने लिखी उनकी हाइट। ठीक है? सपोज इसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, 153, 156, 154, 155, 158। एक मैंने एक और लिखा, यहां पर लिखे मैंने हाइट इन सेंटीमीटर, और यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150, 152, 153, 154 और 155। यहां पे मैंने लिखा 2, 5, 3, 4, 1। ठीक है? एक और लिखा मैंने हाइट इन सेंटीमीटर है लेकिन क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। ठीक है? जिसमें मैंने लिखा 150 से 155 तक, 155 से 160 तक, 160 से 165 तक और 165 से 170 तक। ठीक है? और यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है? यहां मैंने स्टूडेंट्स लिखे सपोज 2, 3, 4 और 1। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसा डाटा है, ये वाले क्वेश्चन का कैसा डाटा है और लास्ट वाले का कैसा डाटा है। हर एक बच्चे से तीनों पूछोगे, बोल के तुम बताओ पहले वाला कैसा डाटा है? अनग्रुप्ड है। और दूसरे वाला? और तीसरे वाला ग्रुप्ड है। रितेश तुम बताओ, तीनों बताने हैं।
तीसरे वाला अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड, बस ये तीन बताने हैं। अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अब बताओ। ठीक है, ग्रुप्ड है फर्स्ट वाला। पहले वाला देख लो ना, पढ़ के बता दो, तीन लिखवाया मैंने। खुशी तुम बताओ, पहले वाला कौन सा है? मैंने तीन वर्ड्स बोले हैं अभी, अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। हाईलाइट कर लो तीनों वर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ये तीन बताने हैं बस मुझे। अब बताओ पहले वाला कौन सा है, दूसरा और तीसरा? ये अनऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइज्ड, ओके। सेकंड वाला अच्छा, ओके ओके। ओम, तीनों बताओ। अनऑर्गेनाइज्ड, तुम बताओ। दूसरे वाला ग्रुप है, तीसरे वाला अनग्रुप्ड, तीसरे वाला अनग्रुप्ड है ना। अच्छा तुम बताओ। पहले वाला ऑर्गेनाइज नहीं मैंने पूछ रहा, अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड, बस ये तीन वर्ड्स की पहचान करनी है। पहले वाला ऑर्गेनाइज्ड है, वेरी गुड। ये कैसे पता चला कि ये अनग्रुप्ड है और ये ग्रुप्ड है? क्या होता है ग्रुप्ड में और अनग्रुप्ड में, क्या पहचान होती है? जिसमें ऑब्जर्वेशन के क्लास इंटरवल दे रखे हैं वो कैसा होता है? ग्रुप्ड होता है। तो कोई भी बता देगा इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसका मतलब ये कैसा है? ग्रुप्ड है। दूसरा, जहां पे सबसे ज्यादा पहचान की जरूरत है कि अनऑर्गेनाइज्ड है या अनग्रुप्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें सिर्फ बच्चे का नाम और उसकी हाइट लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी नहीं दी। जिसमें ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी होगी वो अनग्रुप्ड होगा, और जिसमें बच्चे का सिर्फ नाम लिखा होगा और उनके ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज दे रखी होगी, वो होगा अनऑर्गेनाइज्ड। अंडरस्टैंड? डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से, अच्छे से। तो हमारे पास पहले वाला कैसा हुआ? अनऑर्गेनाइज्ड। दूसरा वाला क्या हुआ? अनग्रुप्ड। और तीसरे वाला क्या हुआ? ग्रुप्ड। इतनी बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया? अब आपके में जो ये पहले वाला पोर्शन है ना, ये आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ 1 मार्क में, सिर्फ 1 मार्क में। आपके पास जो मेन 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आने हैं वो अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के आने हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फिर आप डाटा से रिलेटेड चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ोगे। लाइक आपको कोई भी डाटा दे रखा है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे वो अनग्रुप्ड हो, चाहे वो ग्रुप्ड हो, आपको तीनों के लिए सबसे पहले तो मीन निकालना सीखना है। मीन का अनदर नेम एवरेज होता है, तो कई बार वो एवरेज वर्ड भी यूज कर देते हैं। दूसरी चीज है आपके में मीडियन, एंड द थर्ड वन इज मोड। अब मीन की मैंने अनदर फॉर्म क्या नाम क्या बताया था? एवरेज। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन।
in ascending or descending order of observations। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं, अगर हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर? क्या मतलब है? असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है ना? तो उसमें करने के बाद जो सबसे बीच में एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। और ये 1 मार्क में कई बार पूछ लेते हैं कि मीडियन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो एग्जैक्टली मिड में ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब बात आती है, अब जैसे मेरे एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं, ये समझ लो कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मिडिल में सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन आएगा। जैसे 5 का मिडिल में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आता है, 3rd फिंगर, है ना? ऐसी अगर मैं कहूं कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, जैसे मान लो 4 ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है, तो ये सारे के सारे इवन ऑब्जर्वेशन है ना? तो तब मेरे पास मिडिल में 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगे। अब 2 मीडियन तो हो नहीं सकते, तो उस केस में हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी दोनों का मीन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं जब मीडियन बनाऊंगी तब बताऊंगी। मोड का अनदर नेम होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोड। दैट इज कॉल्ड मोड। मान लो मैंने एक टेबल लिखी, एक तरफ मैं लिख रही हूं ऑब्जर्वेशंस, एक तरफ मैं लिख रही हूं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। एम आई राइट? क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब बताया मैंने अभी? ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट्स। ठीक है? और ऑब्जर्वेशन में सपोज करो कि मैं लिख रही हूं मार्क्स आउट ऑफ 80 से अबव मार्क्स लिख रही हूं मैं। ठीक है? अब मैंने 80 से अबव मार्क्स में लिखे, आउट ऑफ 80 में से सपोज करो कितने बच्चों के 79 आए, कितनों के 80 तो किसी के नहीं आए, चलो मैं मान रही हूँ 80 किसी के नहीं आए। 76 कितने के आए, फिर 75 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, ठीक है, और 50 आ रहे हैं, और या फिर 30 आ रहे हैं। ठीक, सपोज करो 79 से 2 ही बच्चों के हैं, क्लास में 2 ही बच्चे हैं सबसे ज्यादा पढ़ने वाले। ठीक है? 76 सपोज 5 बच्चों के आ गए, ये 6 बच्चों के आ गए, ये 8 बच्चों के आ गए, ये 10 बच्चों के आ गए। ठीक है? ये 2 ही बच्चों के आए हैं, और ये तो सिर्फ एक ही बच्चे का आया है, एक ही बच्चा है जो पढ़ता नहीं है। राइट? अब मुझे आप ये बता सकते हो कि इसमें से मोड क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि मोड कौन सा है? कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में देखो ये 10 बार रिपीट हो रहा है, कौन? 65। तो ऑब्जर्व मोड क्या हुआ? 65। बच्चे पता क्या लिख करके आते हैं? 10। वो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिख करके आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी से तो मुझे जस्ट ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट द ऑब्जर्वेशन। समझ आ रही है मेरी बात? ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम? व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस क्वेश्चन? मार्क्स। तो दैट्स व्हाई मार्क्स इज ऑब्जर्वेशन। तो ये 2, 5, 6, 8, 10, 2, 1 ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गया? तो मोड क्या आ जाएगा यहां पे? 65। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, साइज ऑफ शूज, नंबर ऑफ पेयर्स,
एक शूज का साइज लिखा मैंने 34, देन 36, देन 38, देन 40 एंड लास्टली 42। और सबसे ज्यादा जिसकी सेल होती है वो 38 और 36 की सबसे ज्यादा सेल होती है। इसकी 12, इसके 14 पेयर्स हैं, इसके सपोज 10 पेयर्स हैं, इसके तो सिर्फ 6 ही पेयर्स हैं मेरे पास, इसके भी मेरे पास सपोज करो 7 पेयर्स। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि इसमें, अब इसमें तो सारे नंबर ही नंबर है ना, इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्ड, कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन वर्ड। सो यू हैव टू डिसाइड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पे? साइज ऑफ शूज। सो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? साइज ऑफ शूज। इसका मतलब ये साइज ऑफ शूज क्या हो गया मेरे पास? ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड? और कितने पेयर हैं? नंबर ऑफ पेयर्स, जिसमें नंबर ऑफ आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। अंडरस्टैंड? अब आप मुझे बता सकते हो इस टेबल को देख करके कि इसमें मोड क्या है? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपका, वो ऑब्जर्वेशन आपका मोड होगा, ना कि फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है अच्छे से? मैंने क्या क्या चीज बताई? डाटा बताया, कितने तरीके का डाटा होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। अनऑर्गेनाइज्ड और अनग्रुप्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ग्रुप्ड तो देखते ही पता चल जाएगा, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं वो ग्रुप्ड है। कंफ्यूजन किस किस में रहेगा? अनग्रुप्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। अनग्रुप्ड, अनऑर्गेनाइज्ड तब है जब एक तरफ तो सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है, बस पर्सन का नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है, और नंबर्स मेरे पास सिर्फ एक ही तरफ है, वो होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। और अनग्रुप्ड में क्या होगा? आपको ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा और उसके नंबर भी दिए होंगे। समझ आ गई बात? अनऑर्गेनाइज्ड में सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दी है उसको हम अनग्रुप्ड बोलते हैं। राइट? कंफ्यूजन तो नहीं है बिल्कुल भी? ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने? ये एग्जांपल्स नोट किए? और अब इसके बाद आएंगे आपके फॉर्मूलाज वन बाय वन, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग यू हैव टू राइट मीन। 3 तरीके के फॉर्मूलाज बताऊंगी। नंबर 1 फॉर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है, सपोज आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, लाइक x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, x4 दे रखा है, और ये n तक दे रखे हैं। n ऑब्जर्वेशन है, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके मीन का जो फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंट करते हैं उसे x के ऊपर बार लगा के। ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि 1 मार्क में जनरली हमारे पास आते हैं। लाइक फाइंड द मीन ऑफ, यस, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। आपको ऑब्जर्वेशन दिए ही नहीं, उन्होंने कहा शुरू के 10 प्राइम नंबर जो हैं उनका मीन बताओ, यानी ऑब्जर्वेशन भी आपको लिखने पड़ेंगे। 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 9, 7 और 11, 13, 17, 19, 23, 29। दैट्स इट। इसके अलावा तो नहीं होते कोई और प्राइम नंबर।
है ना। अब मुझे इनका मीन लिखना है, तो मैं ऊपर तो क्या करूंगी, इनको प्लस कर दूंगी, और नीचे क्या करूंगी, नीचे क्या करूंगी, 10 से डिवाइड कर दूंगी। क्यों करूंगी 10 से डिवाइड, कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए 10 से डिवाइड कर दूंगी। अब बिना साइड में लिखे, बिना रफ कैलकुलेशन करे, इनको प्लस करने का तरीका सीखो। मुझे आपको इस वाले चैप्टर में मेन कैलकुलेशन करने का स्मार्ट तरीका सिखाना है कि आपको कम से कम रफ काम करना पड़े, ठीक है। इसमें ऐसे पेयर्स बनाना जैसे मैं बना रही हूं, यहां पे ध्यान देना। इधर 29 के लास्ट में क्या है, 9। मुझे ना 10, 100, 20, 50 ऐसे बनाने हैं, तो मैं 29 में इनमें से क्या ऐड करूं कि मेरे पास पूरा पूरा नंबर आ जाए। 29 में मैं अगर 11 प्लस कर दूं 40 आ जाएगा, 40 आ गया। अब 40 का 4 माइंड में रखो, अंडरस्टैंड। 40 का सिर्फ 4, या यहां पे साइड में सिर्फ 40 40 लिख लिया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 23 में मैं क्या ऐड करूंगी मेरे पास पूरा पूरा नंबर आ जाए, 70। अगेन 40 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस 19 में है कुछ ऐसा ऐड करने का जिससे मेरे पास पूरा पूरा नंबर आ जाए, इस 19 में नहीं है, इसको भी छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। 13 के साथ क्या मैं ऐड करूं, 13 के साथ 7 ऐड कर दूं, 20 बन जाएगा, और इन तीनों से 10 बन जाएगा। कितने बन गए हैं, 110 बन गया। अब 110 और इसका सिर्फ 10 लो, 19 का सिर्फ 10 लो, 110 और 10 यानी 120, और एक ये 9, कितना हो गया 129, और अपॉन में 10। अब 10 से अगर डिवाइड करना है तो सिंपली डेसिमल कहां लगेगी, राइट साइड से 1 प्लेस बैक में, यानी 12.9। दैट इज आंसर। इतनी ओरल कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया, वरना इतना तो बच्चे अपने फिंगर्स पे ही काउंट कर लेते हैं। लाइक इन दोनों को प्लस करके 40 आया था, 4 यहाँ काउंट कर लिया, अगले को ऐड करके फिर से 40 आया था, फिर 4 आगे ले गए, 8 तक आ गए, फिर 20 आया था 2 आगे ले गए, फिर 10 आया था एक और ले लिया, फिर 19 का 10 था एक और ले लिया, और 9 129। तो इतना काम तो आप फिंगर्स पे ही कर सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई। तो ये आते हैं क्वेश्चन 1 मार्क में। एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ, फाइंड द, नो रजिस्टर में, ये भी क्वेश्चन रजिस्टर में ही करना था। अगर फॉर्मूला नोटबुक में कर लिया है तो रजिस्टर में बाद में कर लेना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, खुद से करके दिखाइए। फर्स्ट 10 होल नंबर्स का एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब मीन यही होता है, एवरेज एंड मीन इज द सेम थिंग। ये जो भी टेस्ट तुम्हारा हुआ था कौन सी डेट में हुआ था ये, अच्छा मैंने कहा था इसमें ऐड होंगे मार्क्स, है ना। अभी मुझे अपने अपने नंबर बताओगे, इसमें ऐड करना है मैंने। एक्स बार इज इक्वल्स टू 10 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 10 तो नीचे आ गया। बोलो खुशी क्या लिखे हैं नंबर्स, मैंने सम नहीं पूछा, मैंने नंबर्स पूछे हैं।
9 तक। खुशी ने 0 नहीं लिखा था, राइट? किस किस बच्चे ने 0 नहीं लिखा था? 1 से लेकर 10 तक लिखा था, ऑनेस्टली बताओ। 0 लिखा था? सादिक ने, ओम, शुभम, शिवम, 0 नहीं लिखा था ना? देखा, अब इन क्वेश्चंस में तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए ना कि अगर होल नंबर्स दे दिया तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, कितना आएगा इसको प्लस करके? यस, तो आंसर कितना आ जाएगा? अब अगला क्वेश्चन है, इफ x is an integer, find the mean of xi where अब अगर ये आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक और चीज, ये लो, ये मैंने ये हटा दिया। चलो अब बताओ इसका मीन कैसे निकालोगे? क्या मतलब है इसका? कौन कौन से इंटीजर्स हैं? -3 से लेकर के 7 नहीं है, 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। यस, कौन कौन से हैं? -3 है, उससे अगला -2 होगा, उससे अगला -1 होगा, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, नेक्स्ट, 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 बस 7 यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 7? क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ 7 से लेस लेना है मुझे। अंडरस्टैंड? अब कितने हैं ये? क्या बात है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें इन्हें प्लस करने की जरूरत है? शुरू के 3 तो खत्म ही हो गए। क्या आप इन्हें ओरल प्लस कर सकते हो? इजी और नॉट? अगला एक लास्ट क्वेश्चन, इफ मीन ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड x इज 1/20, फाइंड x। करके दिखाओ।
या आंसर आया। माइनस में आ रहा है, आने दो। क्या आ रहा है माइनस में? ओम क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। यही आ रहा है, नहीं आ रहा? फिर क्या आ रहा है? अच्छा मैंने गलत किया, मैं तो गलती करती हूँ, मैं जान के गलत करती हूँ ताकि बच्चे मेरी गलती पकड़े। बताओ क्या गलत किया मैंने? अरे बता ना, मैं तो तैयार हूँ अपनी गलती मानने के लिए। बताओ क्या गलत किया, बताओ। चलो ओम बोलो। ओम मैंने क्या गलत किया है? यशिता मैंने कुछ गलत किया है? डिवाइड करने में गलती कर दी मैंने? 5 से 20 ऊपर ये मैंने तो 20 से 60 को कट कर दिया। 20 से 60 को कट कर दिया, 3 आ गया और 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया। तुमने क्या किया है? तुमने पहले 5 से कट करके यहाँ पे 4 लिखा और 3 को इधर ले गए, तो ये फिर 3 और अपॉन में 4, फिर 4 से तुमने इन सब की मल्टीप्लाई करी होगी। 60 लेगा, 60 से हाँ 60, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, सेम ही आएगा। ये गलती करी है मैंने यहाँ पे 60x लिख करके, सही लिखा है। फिर क्या गलती करी है? ये प्लस करने में गलती कर दी, ये भी ठीक है। फिर ये इधर माइनस में गया तो ये लिखा, ये भी ठीक है। फिर मैंने गलती क्या किया है? इसका तो मेरा आंसर सही है, सही है। आप लोगों का बताओ किसका आंसर यही आ रहा है? अब बोल रहा है ओम की ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है मीम के क्वेश्चंस? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी का भी हम इसको टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा जितना बताया उसको थोड़ा अच्छे से समझ के जाना। ठीक, अब जिसका ट्यूशन है वो जा सकते हैं, जो री टेस्ट देना चाहे या जिनका टेस्ट पेंडिंग है वो रुक सकते हैं।